प्रगतिशील पत्रकारिता के अध्ययन लगातार आपकी पत्रकारिता में कुछ बहुत श्रद्धा और एक उसके साथ नाम लिया जाता है। तो पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी भी उस परंपरा के कीर्ति पुरुष हैं और उनकी यह बगिया है, उनका परिसर है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ और है ना, कुलगीत की तो यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है, लेकिन हम लोग गुनगुनाते हैं कभी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर सर्व विद्या की राजा। तो उसको गाने मात्र से जैसे लगता है कि मन, शरीर, आत्मा कुछ अलग हो जाती है। जैसे ही कोई हम लोग श्रोता रहते हैं कहीं और कुलगीत के एक दो शब्द ही आते हैं और एक पूरा परिदृश्य आ जाता है। जब राष्ट्रगान वंदे मातरम जब भी होता है तो राष्ट्रगान में तो ऐसे तो बीच में बोलते नहीं, लेकिन उसकी एक दो लाइन है ना, उच्चल जलधि तरंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उसको लोग पढ़ के उसके बाद तो उस पर ध्यान जाता नहीं, लेकिन उसमें कितने शब्द हैं देखिए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तो सारा देश का वो पठार है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ वह है। तो खैर आज हम आभारी हैं अपने छोटे भाई अनुज अवधेश दीक्षित जी। बहुत दिनों बाद हमको इन्होंने किसी कार्यक्रम से जोड़ा है। थोड़ा विस्मित कर देते हैं, ये भी तेवर वाले आदमी हैं, तो कहीं कहीं कोई बात हो जाती है तो जल्दी इनको समझाना हम लोग समझते हैं। परिवार के हर परिवार वही है जो हर व्यक्ति के गुण अवगुण और उसके सारी चीज़ों को समझ के, गांव में बहुत रहें तो कहीं खेते जाते हो तो कुल दे देना, कला धनवा सब दे देना, क्योंकि तो उन्होंने की जाने की दी हैं जरूर मनिया ना, तो सावधानी लोग रखें कि विधायक खेते जाते हो तो इनसे लगा दिया आदमी, नहीं पता लगल कि कुल दे दी हैं, घर में कुछ ही बने थे। तो परिवार वही है कि जो जानते हुए भी उनसे सामंजस्य स्थापित करके एक साथ सामूहिक रूप से पूरे जीवन पर्यंत रहते थे। दीवार कोई नहीं पड़ती थी, दिल में भी नहीं पड़ती थी और भौतिक रूप से भी नहीं पड़ती थी। और डॉक्टर साहब लोग रसायन के विशेषज्ञ हैं, तो वही रसायन वही रसायन, तो हमारा रसायन बहुत मजबूत था। हम थोड़े भी विषयांतर हो रहे हैं तो भौतिक, गणित और रसायन जब विज्ञान हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें रसायन का ही, तो रसायन पहला शब्द हम लोगों के जीवन में बचपन में आया, जब हम लोग रसायन नहीं जानते थे केमिस्ट्री क्या होती है, तो हनुमान चालीसा में वो शब्द आया कि भगवान राम जब लौट रहे हैं अयोध्या से तो पंचायत होती है ना घर में, वो भाई नाराज हुआ तो उनके वो दे देना, तो फलाने के नाई देना, कम देना, ज्यादा देना, तो सब लोग लौट के आए तो भगवान की पंचायत शुरू हुई। उसमें भरत, शत्रुघ्न, भरत, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी एक बहुत महत्वपूर्ण उस परिवार के हिस्सा बने थे। भरत जी से और शत्रुघ्न तो यहीं रह गए, पूरा लंका कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, तब लौटे हैं। तब इन लोगों से ठीक से हुआ है कि कौन थे, तो प्रभु उनके बारे में कह रहे कि भरत भाई कब से उरण हम ना, क्या क्या उन्होंने क्या कि समुद्र पार कर गए, उन्होंने लंका पार कर लिया, लंका जला दिया, सीता जी को ढूंढ लिया और सब कुछ किया और अभिमान रहे। तो इसलिए सबको बताने में वही वो गाते थे भी पंडित जसराज जी, भरत भाई कप से उरण हम नाही, 100 जो जन मर जाद सिंधु की, लाग गयो पल माही, भरत भाई कपि से उऋण नाही। सब वहां गए तो शक्ति बाण लग गया और प्रभु विचलित हो गए कि भाई
पता नहीं भोर तक आएंगे। सुखेंद्र वैद्य ने बताया था कि प्रभु देखिए भोर तक अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो मैं गारंटी नहीं लेता, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हनुमान जी गए थे, उन पर अटूट विश्वास भी था, लेकिन कभी कभी परम ब्रह्म भी विचलित हो गए। 2 बार आपा खो दिए थे शक्ति बाण में और सीता जी के हरण। 2 ही बार प्रभु ने विलाप किया है। तो एक बार तो विलाप किए जब सीता हरण हुआ, तो उस समय हम लोग पढ़ाई में आता था ना, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विचलित होकर पूछ रहे हैं सभी पशु पक्षियों से, उस जंगलों से, पहाड़ से, कि आपने कहीं सीता को देखा? फिर दूसरी बार जब वहां जाते हैं तो हनुमान जी गए हैं और प्रभु अधीर हो जाते हैं। तब उनको ध्यान आता है कि अगर यह गति होनी होती तो मैं पिता के वचन को ठुकरा दिया होता। सब लोग मना के थक गए, लेकिन वहां जाके इंद्रिय खुली है उनकी। जो मैं जन त्यों बंधु बिछो, अब पिता वचन मन त्यों नहीं हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये गति आती है कि उठो उठो लखन, जागो जागो लखन, पल के खो लो लखन, जागो जागो लखन, उठो। कह रहे एक बार पलक खोल दो। अब जान रहे हैं कि हनुमान जी भोर तक आ जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो प्रभु भी विचलित हो गए। हनुमान जी गए हैं तो उन्होंने कहा कि कौन जहमत में पड़े कि भाई अब हम संजीवनी बूटी खोजने में ही भोर कर दें, तब तक तो वहां सारा विश्वास का संकट है, श्रद्धा का संकट है, प्रभु में जो आस्था है उसका संकट है। तो उन्होंने पूरा धौला गिरी उठा दिया। इसलिए आता है ना कि धौला गिरी उखाड़ ले आयो, अब भोर ने नहीं पायो, भरत भाई कप से बुरे ना। तो कर वहां पंचायत हो रही, सब बता रहे हैं बेटा। तो सबको उन्होंने दे दिया। राजा वही है जो बांट कर खाए। राजा वो नहीं कि हमारी तिजोरी भरती जा रही है, हम राजाओं के अंग हैं डॉक्टर साहब, कई कई पुराने राजमहल हैं। तो मैं जब भी एक चीज में बड़ा ध्यान से देखता हूं कि जैसे राजमहल से बाहर निकलेंगे, आओ टूटी फूटी बड़ी जीर्ण शीर्ण सी वो बस्ती दिखती है। जब भी आप किसी पुराने ये राजा थे तो लोग, तो आप जहां जाइए तो लगता है कि ये कहां, वो राजा के घर के चौखट से बाहर आइए आपको एक दूसरा दृश्य दिखता है। तो राजा कौन थे? रामचंद्र, जिन्होंने किष्किंधा, अगर पता नहीं मिट्टी गहरा की कब किस चीज की रही होगी, अयोध्या उस समय और सोने की लंका थी, त्याग दे दिए किसको? विभीषण को। किष्किंधा दे दिए सुग्रीव को। तो यहां जब अयोध्या में आए तो सबको दे दिए। तो मां जानकी ने कहा, वो किंकर विमूढ़ से, और वो हनुमान जी बैठे थे, तो मां जानकी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने इशारा में पूछा, प्रभु इनके लिए भी कुछ है? तो बोले अरे कुछ तो बोले। प्रभु ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, जो देना आप दे दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं। तो मां ने वही क्या दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। क्या किया? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। तो राम का रसायन, वही केमिस्ट्री शब्द जो है रसायन, इस युग के पहले का तुलसीदास जी ने क्या देखिए, राम का रसायन अगर किसी को प्राप्त हुआ तो बजरंग बली को, हनुमान जी को। खैर हम लोग आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर साहब हम लोग से बहुत हमारे अग्रज रहे हैं, अभिभावक सरीखे रहे हैं। डॉक्टर साहब की
और हमेशा हम लोग आपके संपर्क रहे थे। बाबू एस.एन. उपाध्याय जी और आदरणीय बाबू पी.के. मिश्रा जी, अमित जी और उमाशंकर गुप्ता जी, आप तो ईशांत जी ना, ईशांत जी जो भी, और हमारे सामने गोपाल जी बैठे हैं, बहुत सत्येंद्र जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, आप से भी हैं, अमित जी का नाम लिया मैंने। जितने लोगों को जो यहाँ हमारी शायद छात्राएं कुछ होंगी वो बैठे हैं, बहुत सारे हमारे ऑनलाइन भी जुटे हैं, मैं उनको भी बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ से भी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और अवधेश जी को विशेष आभार, एक बहुत अच्छा विषय इन्होंने रखा है कि काशी संस्कृति, परंपरा एवं परिवर्तन। देखिए, काशी पर हमने थोड़ा सा अध्ययन करके एक अविनाशी काशी करके एक पुस्तक तैयार किया है, और अभी आप लोगों को शायद नहीं पहुंची है, थोड़ी प्रकाशक का उसमें। तो मैंने चारों, जो काशी का बहुत प्रामाणिक वो मिलता है, स्कंद पुराण के 4 खंड हैं जो पंडित करुणाकर त्रिपाठी जी ने बहुत बाद में लिखा है। तो उसमें से मैंने सरलीकृत किया, तो उसको आधार बना के कि महादेव कब आए हैं, गंगा कब आई हैं, पंचगंगा, पंच नदियां यहाँ कब हुई हैं, बिंदु माधव मंदिर कैसे बना है, भगवान विष्णु यहाँ कैसे, अश्वमेध यज्ञ के बाद वो दशाश्वमेध कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने स्वयं किया, गणेश जी ने कैसे दियोदास से राज्य हस्तांतरित किया है भगवान शिव को, ये सब बहुत सारे। तो उसको मैंने सरलीकृत करते हुए, बहुत लोगों को तो काशी क्या है, मणिकर्णिका घाट क्या है, दशाश्वमेध क्या है, हाँ काशी तो है। बहुत हम ही लोग जैसे जीवन में बहुत पत्रकारिता के बहुत नहीं जाते थे, तो मैं थोड़ा सा उसके डेप्थ में गया, समय मिला, थोड़ा सा पढ़ने की रुचि रहती है, तो मैंने उसको करके काशी अविनाशी लोगों ने पसंद किया। तो देखिए, मैं उसको ढूंढते ढूंढते मैं चला गया लाइब्रेरी। तो आप कह रहे हैं काशी की परंपरा, काशी की पत्रकारिता, तो काशी की पत्रकारिता हमेशा परंपराओं के साथ बंधी रही है, साथ चली नहीं है। जैसे नाव बंधी रहती है गंगा के उसमें, इस तरह से काशी की पत्रकारिता हमारी हमेशा परंपरा, संस्कृति के साथ बंधी रही है। तो मैं ढूंढते ढूंढते, मेरे पुस्तक में आप देखेंगे तो गोपीनाथ कविराज जी का एक लेख 1950 में आज अखबार में छपा, तो मैंने एक तरह से रिपोर्टिंग किया। मैं कुछ लिखने की, हमने कहा ये इतने अच्छे विभूतियों ने लिखा हुआ, ये कहीं भूल गए लोग, विस्मृत हो गए, मैं इसको ताजा कर दूं। तो मैंने मेरी पुस्तक में पंडित गोपीनाथ कविराज, जो तंत्र विद्या के महासाधक थे, महान साधक थे, उनका लिखा हुआ है। बहुत सारे, उदयलाल शास्त्री जी, तमाम विद्वानों ने काशी पे लिखा है। तो उसमें मैंने काशी पे जितने कविताएं, वो भैया जी बनारसी हों, चाहे केदारनाथ सिंह जी हों, चाहे चकाचक बनारसी हों, सबको मैंने उसमें, उस पुस्तक में करीब 15-20 कवियों का, देश के जो बनारस पे लिखा है वो। तो हमारी वो परंपरा के साथ, पत्रकारिता में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। तो संस्कृति क्या है कि थोड़ा बदलती रहे। संस्कृति तो हमारी एक है, हम सनातन संस्कृति के उपासक हैं। हम प्रातः उठते हैं, अपने पूर्वजों से, दादा हैं, परदादा हैं, पहले तो अब की थोड़ी सी विचलन हो रही, नहीं तो बहुत सारी पीढ़ियों ने परदादा के अंगुली पकड़ के चलना सीखा है। दादा उनके नीचे होते थे, फिर पिता, फिर बाकी परिवार के कुटुंब के लोग। तो सारी संस्कृति हम वहां से सीखते आते हैं। लेकिन परिस्थितियां क्या होती है, मैं कहता हूं कि देश काल परिस्थिति पर यह जीवन निर्भर होता है। देश काल परिस्थिति क्या थी कि जब 1637 में औरंगजेब की सेना आई होगी और बाबा विश्वनाथ और तमाम मंदिरों पे हमले किए होंगे, तो हमारी उस समय की भी पीढ़ियों में दमखम था। ये नहीं था कि वो कमजोर थे, शस्त्र शास्त्र सबसे लैस थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं थी। क्यों प्रतिरोध करें, मंदिर टूटे। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, आज की परिस्थिति कि हम खड़े हैं, तन के खड़े हैं। हम गए नहीं, कॉरिडोर बनेगा 200
मीटर का जो बाबा का परिसर है वो 50,000 मीटर से बढ़ेगा? कोई चूम बोलने वाला है? कोई चूम बोलने वाला आज विस्तार होगा? जो लोग कहते कभी कभी छिटपुट बोलते हैं, हाँ ये फलाने थे, ये बाबर थे, तो ये औरंगजेब थे। अरे कुछ दिन सब लोग थोड़ी सी जाग जाएंगे ना, तो ये सभी चीजें, तो ये परिस्थिति, देश काल परिस्थिति हमको प्रेरित करती है, हमको रास्ता दिखाती है। तो अगर हम भारतीय पत्रकारिता की बात करें तो मैं कहीं कभी जो है हो जाता हूं, तो पत्रकारिता हम लोगों ने किया है। और पराड़कर जी को अगर माने तो जो बाबूराव विष्णु पराड़कर 1920 में एक आता है उदंड मातंड आया था 1846-47 किसमें कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। लेकिन बनारस की पत्रकारिता को जो स्वरूप दिया पूरे दुनिया, वो श्रेय जाता है बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में रासबिहारी बोस के वो साथी थे। वो पत्रकारिता में आए, उन्होंने संपादक का दायित्व निभाया, और जो लीक जो उन्होंने तैयार की अपने जीते जी, वो दुनिया में जितना मैंने पढ़ा है जाना है वो कोई नहीं कर सकता। तो वह दौर था, तो मैंने डॉक्टर साहब वो अध्ययन किया अखबार के पन्नों का। तो मेरी एक पुस्तक फिर तैयार हुई, भारत विभाजन और कश्मीर। मेरी एक पुस्तक आई है, बहुत जगह उसकी मैंने थोड़ा सा संकोची स्वभाव के, हम लोग थोड़ा चर्चा करने का स्वभाव नहीं है, बहुत मार्केटिंग करने का, लेकिन उसको देख करके मेरे मन को, और जिन्होंने देखा बड़े बड़े, तो अब जैसे मान लीजिए कि आदरणीय शशि शेखर जी, जब उनके पास ये पुस्तक पहुंची तो उनकी एक स्वाभाविक टिप्पणी थी कि भाई पराड़कर जी का तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन ये काम हम लोगों को करना चाहिए था, नहीं किया। पराड़कर जी पर किसी ने कोई काम ही नहीं किया। तो केवल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 42 के दौर से और उसके उनके जीवन के, जब तक वो संपादकीय भूमिका में थे, उनके एडिटोरियल को मैंने संग्रहित कर लिया, स्कैन किया, और उसको फिर पुस्तक आकार में मैंने एज इट इज, उन्हीं के शब्द हैं। तो शब्दावली क्या है आज के आप देखेंगे तो, जैसे मैं 1952 में, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी पत्रकार थे, उन्हीं के सहयोगी थे, और वो राजनीति में आए, और 1952 में पहली बार सिंचाई मंत्री होकर आए, सूचना और सिंचाई मंत्रालय का उनको। तो पराड़कर जी की हेडिंग है आज अखबार में कि बिंद की उस श्रृंखल नदियों के वशीकरण की योजना। हेडिंग क्या है, बात का आ जाएगी कि फला मंत्री दौरा करेंगे वहां चंदौली का, और नदियों को जोड़ने का, नदियों के फलाने का, शब्द नहीं है। ज्ञान, अर्थ, शब्द, हमारा जीवन क्या है? शब्द, अर्थ, ज्ञान, रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद। कोरोना में क्या हुआ, स्पर्श गायब हो गया, स्पर्श नहीं मत करिए, वही केमिस्ट्री आ जाती है, नहीं वो स्वाद गायब हो गया। तो हमारा जीवन क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे 4 पुरुषार्थ के हुआ है। तो पराड़कर जी ने वो शब्द दिया है क्या, कि बिंद की उस श्रृंखल नदियों के वशीकरण की योजना, मिलाने की योजना नहीं। तो बहुत सारे शब्द, ज्ञान, जो ये पलट प्रवाह देख रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हम राष्ट्रीय सहारा में थे, तो कुंभ लगा था 99 या 2000 वाला कौन सा था ना, 98 कुंभ प्रयाग का ही। तो बहुत सारे लोग यही आ रहे थे, तो हम लोग बैठे थे, हम लोग बड़ा डिस्कस करते थे। हमारे बड़े भाई हैं कुमार अजय जी, अजय उपाध्याय, तो बहुत शब्दों के वो भी बहुत जादूगर है। तो सब लोगों ने, तो उन्होंने पहला शब्द निकाला पलट प्रवाह। ये पराड़कर की डिक्शनरी के हिंदी शब्दकोश में नहीं, आप देखेंगे पहले उसके, मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं, किसी को होगा तो पहला शब्द की पलट, वहां से पलटेंगे, ये प्रवाह काशी में, उसके पहले ये शब्द कहीं नहीं प्रचलित था, यह शब्द हिंदी पत्रकारिता में नहीं था।
तो हम लोगों ने इसको निकाला। हाँ भैया सही कह रहे हैं, ये शब्द जो है, तो हम लोगों ने पहली हेडिंग राष्ट्रीय सहारा में छपी, उस समय टीम अलग थी सहारा की, तो उसमें छपी, उसके बाद सारे अखबारों में, अब वो परंपरा में आ गया। तो वही देखिए परंपरा है, हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी होगी। तो अब आज जिस बार आए हैं तो सारे लोगों ने वही कहा कि पलट प्रवाह। तो बहुत समृद्ध रही है बनारस की पत्रकारिता। बनारस की पत्रकारिता में जब आप देखेंगे तो मैं जब कह रहा हूं कि 1900 हर 15 दिन पे 2-2 रिपोर्टिंग आइटम, छोटी सी 1 पन्ने 2 पन्ने की होती थी। एडिटोरियल पेज को सबसे अधिक महत्व था कि मान लीजिए अगर सरदार पटेल पर, तो पूरे 4 पेज में सरदार पटेल पर की जीवनी पर पूरा, उस समय तो 50 के दशक का अखबार कुछ और था, 20 के दशक का कुछ और था, 30 के दशक का कुछ और था, 50 के दशक का कुछ और था, 60 के दशक का कुछ और हुआ, 70 के दशक का कुछ और हुआ, 80 के दशक का कुछ, तो बढ़ता गया, बदलता गया, परिदृश्य बदला और पत्रकारिता की धार बदली, पत्रकारिता के मूल्य बदले, पत्रकारिता के सिद्धांत बदले, पत्रकारिता के विचार बदले, बदलते। जब आप देखिए कि 62 में जब चाइना से युद्ध होता है तो साहित्य और पत्रकारिता कैसे मिलजुल करके अपने राजनेताओं पर हमले करते हैं। जब उन्होंने धिक्कारा है दिनकर ने, श्याम नारायण पांडे जी की एक कविता है जो नेहरू जी पे बहुत धिक्कारते हुए लिखते हैं कि वह तुंग हिमालय किसका है, अरे उसका है जो अर की छाती को कुचले राह बनाए, उसका है। पूरा उनकी कविता ने पूरे नेहरू की आंखों में, उस समय दिनकर ने छोड़ दिया, सांसद थे राज्यसभा के, नेहरू जी ने बताया तुम्हारे में कलेजा नहीं है, दम नहीं है, हमारी सेना सीमा पर भूखो अनाज नहीं था, हथियार छोड़ दीजिए। आज पूरी दुनिया की, भारत की जो सामरिक शक्ति है, क्या पूरा विश्व कोई आंख दिखाने के काबिल है। हम राजनीतिक नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी, हम उनके कार्यकर्ता हैं इसलिए हम मोदी जी का गुणगान करें, नहीं करते, लेकिन आज दुनिया आप ठीक से देखिए पत्रकारिता क्या है। प्रभात जोशी जी ने एक बार जनसत्ता में लिखा था, उनका आता था तो उन्होंने कहा हम डिडोरची बारात आती है तो हम डम 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 बजाते हुए जाते हैं, अब बारात पीछे से आ रही है, बारात जाएगी, अब बाराती भाग जाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, बाराती भाग जाए तो हम क्या करेंगे। तो दौर तो पूरे अगर बनारस की पत्रकारिता को देंगे तो हमारी पुस्तक है, आप लोग जब भी समय मिले, भारत विभाजन और कश्मीर, बड़ी दर्दनाक। उसमें एक लेख आता है सच्चिदानंद सिन्हा जी का कि जिया ने बहाई खून की नदियां। लोग कहते हैं ना कि फलाने बंटवारे के जिम्मेदार वो हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यहां बनारस में बैठ के आप सब लोगों के बीच में पत्रकारिता के अगर पन्नों को उलट दीजिए, किसी भी देश के उस समय के, वो झूठ नहीं, आईना झूठ नहीं बोलता, उस तरह से पत्रकारिता सच्चे धर्म पर हमेशा चलता रहा, आज भी चल रहा है। आज भी अगर किसी का विश्वास है तो हिंदी पत्रकारिता का टीवी एंकर और उसके उस पर लोग नहीं जाते हैं, जब सूचना देखते हैं कहते हैं यार सवेरे अखबार में छपने दो, तब हम इसको प्रामाणिक मानेंगे, ऑथेंटिक मानेंगे। रात भर टीवी वाले चिल्लाते रह जाते हैं, सब अखबार में अगर एक 4 लाइन की भी खबर कहीं है, अगर छोटी है तो समझते हैं बहुत छोटी बात की कोई बात नहीं, अखबार की नाक से अगर वो बैनर खबर बन गई तो कहते हैं अरे साहब बहुत बड़ी बात हो गई है। तो संपादक की समझ, संपादकीय विभाग होता है, कोई एक संपादक नहीं, एडिटोरियल, पूरा एडिटोरियल बैठता है, एक एक पर डिस्कस करता है कि आज खेल में हुआ है तो वह उसकी फोटो कहां लगेगी, ये समाचार हम किस फोल्डर के ऊपर लेंगे, हेडलाइन बनाएंगे या नीचे बॉटम में लेंगे, टॉप स्टोरी बनाएंगे। तो ये पूरा एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है जो आपस में डेस्क पर बैठ के डिस्कस करता है, तब वो फैसले होते हैं। तो आज सारी चिल्लाते रहते हैं, उनको सामने आता रहता है क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता तभी होती है जब अखबारों में लोग सुबह, तो आज भी हिंदी पत्रकारिता की विश्वसनीयता
जब चारों तरफ चार स्तंभ हैं, जब चारों तरफ लोग हार जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, जब हार जाते हैं जुडिशियरी, तब कहां आते हैं? मीडिया में। साहब चलिए हम मीडिया में अपनी बात कहेंगे। मीडिया तो दूसरी हो, पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, जो जिसका गौरव, जिसका स्वाभिमान, जिसमें आज भी आदर्श हैं, जिसमें आज भी सिद्धांत हैं, जहां आज भी वसूल सुरक्षित हैं, आज भी लोग अपनी नैतिकता से बंधे होकर के कलम चलाते हैं। इस कलम से चलने से क्या परिणाम होगा उसका भी आकलन करते हैं कि हमारे एक लाइव स्टोरी छाप रहे हैं, लाइव स्टोरी दिखा रहे हैं साहब, लाइव में चल रहा है। एक आदमी कह रहा फला आदमी, अपना आदमी खड़ा हो गया सभा में, कह रहा फला चोर। अब बताइए आप क्या करेंगे उस समय? जब पराकर जी की पत्रकारिता थी तो ये जो आप चिल्लाते हैं फला, उसमें भी रही होगी चीजें। आज का समाज कैसा चल रहा है हम सबको मनन करने का एक अलग विषय है, लेकिन दुराचार की शब्दें, दुराचार शब्द को लाता था और वो नियम था कि वो फोल्डर के ऊपर नहीं छपेगा। कभी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, क्या समाज में हम क्या संदेश देते हैं? हम कहते हैं बच्चा, मान लीजिए मेरा मासूम सा बच्चा है, पूछता है बाबा दादा ये क्या छपा है, ये क्या कहते हैं इसको, हम उसको क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? उसको क्या समझाएंगे कि ये क्या होता है? उसकी समझ क्या है? तो उसको उस समय पत्रकारिता के महापुरुष लोगों ने इस पर गौर किया होगा, तब यह फैसला लिया था कि ये सिंगल कॉलम से कभी अधिक नहीं होगी और फोल्डर के ऊपर नहीं गए। आज फैला देते हैं, ऊपर खबर देते हैं, वो बोला से क्या संदेश? हम एक प्रवाह है, बहती हुई धारा अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो पत्रकारिता वह है जो चट्टान की तरह उसमें खड़ी हो जाए, चट्टान डाल दीजिए तो उसकी धारा मुड़ जाए, और जो देश में सृजन, समाज को एक सृजन का रास्ता दिखाए, विहंगम दृश्य ऐसा हो वह विनाश का कारण न बने, वह सृजन का कारण बने। पत्रकारिता यह नहीं, पत्रकारिता यह नहीं है कि हम विनाश की ओर दौड़े। अगर समाज दौड़ रहा है तो हम भी दौड़े, नहीं साहब। पत्रकारिता हमेशा सजग रही है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल चौकन्ना रही है कि हमारे एक शब्द से, हमारे एक विचार से, हमारे फला के विरोधी के एक वक्तव्य से हम आप विरोधी हो सकते हैं, समाज में क्या असर पड़ेगा, इस जिम्मेदारी के साथ भारतीय पत्रकारिता और खासकर हिंदी पत्रकारिता और काशी की पत्रकारिता ने हमेशा अपना दायित्व बहुत ईमानदारी और कर्मठता से निभाया है। तो समय अभी और है कि खत्म है? अच्छा, तो मैं चर्चा कर रहा था भारत विभाजन के समय। भारत का विभाजन जब हुआ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आप पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे हैं। मैं गया था पराकर में, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे थे, उनके बीच में ये संदीप जी बैठे थे, पूछे इन्होंने, बाद में हमने कहा भाई टेप मत करो, किसी ने नहीं किया, पूछिए। हमने सबको एक तरह से, बड़े लोग हैं लेकिन मेरी जरूरत नहीं कुछ उन लोगों का अपमान करो, लेकिन सम्मान के साथ मैंने उन लोगों को ललकारा। उन्होंने कहा आप लोगों ने किया क्या? पराकर की पत्रकारिता को नहीं पढ़ा साहब, उसमें उनका एक एक एडिटोरियल है। जब भारत का विभाजन हो रहा है तो वह कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि देश के साथ नमक हरामी न करें। ये शब्द है, नमक हरामी शब्द, नमक हरामी मत करिए, ये मुल्क आपका है, आपके पूर्वजों की अस्थियां भी यहां समाहित हैं। और मेरी, उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है, मेरे पास ऐसी सूचना आई है कि पूरे दुनिया में अगर सैन्य बंटवारा हुआ है, पुलिस का बंटवारा हुआ है, तो वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ है। भारत और पाकिस्तान जब दो देश बने हैं तो भारत और पाकिस्तान सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ है, और पाकिस्तान से संदेश आया है, जो जाने वाले थे मुस्लिम अधिकारी, उनसे कहा गया है कि आप भारत में बने रहिए। आज ये भारत भारत का है, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन कल ऐसी परिस्थितियां हम पैदा कर देंगे कि यह भारत भी हमारा होगा। ये लिखा है पराकर जी, मेरी किताब में है।
मैंने कहीं नहीं, उनके एडिटोरियल को देते हुए मैं उसमें से निकाल के बोल रहा हूं। रसोद्घाट क्या कौन जानता है? कोई जानता है? किसी पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष को बुला दीजिए, जो बीएचयू में पढ़ाते हो। मैं बीएचयू के पत्रकारिता संस्थान में यहाँ के अध्यक्ष से कह के जा रहा हूं। किसी संस्थान में देश के कह दीजिए कि ये पराठा जी की एक लाइन किसी को नहीं साहब हटा दिया गया। जानते भी रहोगे तो नहीं ये मत बोलो। मैं अभी सदन में बोल रहा था, सदन में मेरा एक भाषण हुआ, अभी मुझे बोलने का अवसर मिला। हमने कहा जिनके पास सेकुलरिज्म का भूत सवार हो तो आप चले गए लाट भैरव मंदिर है क्या जाटपुरा में, तो लाट भैरव मंदिर में जाएंगे तो हम लोग थे, हमारे मित्र थे मंसूर आलम जी फोटोग्राफर, तो हर चीज त्योहार पर फोटो लेके आते थे। तो फोटो में ये होता था कि साहब गंगा जमुनीता जी है ना, गंगा जमुनीता जी, तो बहुत जिससे अच्छी फोटो कहीं मिलती नहीं थी। तो वहां लाट भैरव मंदिर में इतना बड़ा सा टीन सेट है और उसमें एक पंडित जी उनकी सेवा में रहते हैं, टीका लगाए रहते हैं। टीन सेट लग गया क्या? टीन सेट लगा है बहुत पहले, जब हम 2009-10 में गए थे तब की बात कर रहा हूँ, लगा हुआ है। हाँ टीन सेट लगा हुआ नहीं है, टीन सेट है, एक टीन सेट है। पंडित जी वहां रहते हैं ऐसे जैसे दब के बैठे हों, और ईद बकरीद जो त्योहार पड़ते हैं उस पर वो आते हैं अपने मुस्लिम बंधु से कोई, और उनके साथ ऐसे गले मिलते हैं। तो एक ये फोटो है, ये फोटो, अब इससे अच्छी फोटो क्या हो? तो पूरी भारत में भी फोटो बिकती थी। अरे साहब देखिए काशी से ये गंगा जमुनी, हम लोग भी पत्रकारिता में तो ये करते थे, अरे इससे बढ़िया फोटो क्या हो सकती है, यही चूज करिए, ये भेजिए। तो वही फोटो एजेंसियां भी ले लेती थी, वही फोटो हर जगह देश में बिक जाती थी। भाईचारा का इससे अद्भुत संदेश दिया है लेकिन थोड़ा सा तो वहां जाइए लाट भैरव में, आपको सब भाईचारा समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि जब बंटवारा हो रहा था तो उस समय पराड़कर जी के शब्द, पराड़कर जी की लेखनी, पराड़कर जी की धार वो प्रतिबिंब है, भारतीय पत्रकारिता का वो प्रतिबिंब है पराड़कर की लेखनी। और मैं युवा पीढ़ी से अपने जो पढ़ने वाले हैं, ये देखिए पत्रकारिता कोई अगर पेशा मान के आप करने जा रहे हो ना तो बहुत मुश्किल है। हम लोग बर्दाश्त, हम लोग हमारे जैसे लोगों को भी वो बहुत सारा बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता, समझ रहे हैं कि नहीं? आप या तो चुपचाप भाई वहां नौकरी करिए, संपादक ने ये दे दिया उसको बना के उनको, ये लो अपनी लकड़ी कमरिया, तो आप दे दिए तो ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि हम समाज में देखते हुए कि रोज हम चलेंगे तो या कुछ नो वो किसके हाथ में है? वो पराड़कर का दौर था जब मालिक को भी अंदर कमरे में जाने की मनाही होती थी। जो मालिक अखबार चलाते थे शिव प्रसाद गुप्त जी, वो अब एक उन्होंने अपना कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने अपना कोई समाचार दिया कि अखबार में छप जाए, तो पराड़कर जी एडिटोरियल लिखा करते थे, वो पन्ना फेंक देते थे कैफवर डाल के, और उनका जो चपरासी होता था वो उठाते हुए उसको फिर क्रमबद्ध करता था, फिर वो जाता था। उस समय उनके कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो शिव प्रसाद जी ने कुछ भेजा था तो वो देखे ऐसे पेपर वेट से दबा के रख, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, नहीं हुआ। चपरासी से उन्होंने पूछा साहब क्या हुआ? वो देखो मैंने दिया था, छपा नहीं अभी तक। तो ढूंढ रहा के गया तो बोले तो पेपर वेट से नीचे दबाए हुए हैं। तो संपादक को लगा होगा कि छपने लायक नहीं है, नहीं छपा। तो शिव प्रसाद जी मालिक हैं, उन्होंने एक विज्ञापन के रूप में वो अपना समाचार लगवा दिए। तो पराड़कर जी सुबह हंसने लगे, बोले रे भाई मुझे अभी पढ़ नहीं पाया था। अब मालिक के आगे भाई ठीक है, बोले अभी पढ़ नहीं पाया था, मैं देखता उसको लगने लायक होता लग जाता है। तो दौड़ लाल बत्ती जल जाती थी, किसी मालिक या और कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। और जो लिख दिए तो गांधी जी के, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 2 बार गांधी जी से टकरा हुआ है। वो जो पराड़कर जी का गांधी जी से 2 बार टकरा हुआ। एक देश के विभाजन जब वो अनशन कर रहे थे और पाकिस्तान को बजट और सामरिक हथियार देने की बात कर रहे थे,
तो उस समय पाड़कर जी ने अग्रलेख लिखा और कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। वो आए, गांधी जी ने फिर पाड़कर जी से मिले और क्षमा याचना। और दूसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध था 1945 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये फैसला लिया था गांधी जी ने कि हम भारतीयों से हर घर से 4 आने पैसे और एक व्यक्ति जाएंगे सेना। तो पाड़कर जी ने कहा मैं इससे सहमत नहीं। देखिए पत्रकारिता का वो देखिए, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, सारी संस्थाएं एक तरफ और पाड़कर की लेखनी एक तरफ। पाड़कर ने केवल अग्रलेख लिख दिया, पूरे देश में हलचल मच गया। वह कलम की ताकत थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारतीयों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, न एक भाई न एक पाई, न हेडिंग लगी कि न एक भाई न एक पाई, न हम भारतीय अपने किसी सदस्य को वहां सेना में देंगे और उन 4 आने पैसे। साहब लोग रिवोल्ट जो लाइन लगाए हुए थे लोग सेना में जाने के लिए, यहां से पटना, बिहार, पूरे जहां जहां अखबार गया लोगों ने पढ़ा भारतीयों का। देखिए जब भी भारत पर संकट आता है, देश पर, जब हम किसी भी विचारधारा क्यों, जब देश पर संकट आता है तो सारा कुछ भूल के सारा समाज, सारे भारतीय देश के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अभी भी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रामाणिक हथियार है कि आज भी जब देश पर, अभी हो जाए कि पुलवामा की घटना हो, देखिए उत्तर प्रदेश का परिदृश्य देखिए, उस समय क्या था। उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण हो रहा था सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, कोई मानने को तैयार था साहब कि यहां इतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन पुलवामा की घटना हो गई। मोदी जी पर लोगों को गर्व हुआ, अभिनंदन आया था ना ऐसे करते हुए। मोदी जी ने कहा कि दुनिया के लोगों सुन लो, आया था वक्तव्य, आप लोगों को याद होगा, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के लोगों सुन लो, अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो यह कत्ल की रात होगी। दुनिया को उन्होंने पूरा चैलेंज दिया था, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बैठे बड़े बड़े आकाओं वक्तव्य आया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो यह कत्ल की रात होगी। उसका परिणाम हुआ कि बाइज्जत अपनी सीमा पर अभिनंदन को छोड़ा गया और मोच पर ताव देते हुए वो अपनी सीमा में प्रवेश किया। तब वो घटना हुई, सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, सब भूल गए लोग, जात पात सारा भूल गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं बंटवारे पर अगर चर्चा कर रहा था तो हमारी पुस्तक में है एक परमेश्वर लाल गुप्ता जी, और मेरी उत्सुकता थी डॉक्टर साहब, मैं अनौपचारिक की बहुत नहीं, आप लोगों की ज्ञान वर्धन के लिए आप देखिए कोर्स का की पत्रकारिता अलग है, 5W पढ़ लीजिए, कब कहाँ कैसे स्थान, हम लोग रोजी रिपोर्टिंग करते करते 25-30 बरस उसी में खप गए, तो उसमें कुछ होता नहीं, हम लोग कहीं से उठा देते थे। जैसे अब होता ना, मनोज तिवारी गाते गाते पहले छोटा सा गाना गाते थे, अब कोई भी गाना गा देते हैं तो वही हिट हो जाता है। हाँ, वो गाते हुए आएंगे तो पहले भाई मनोज तिवारी तो पहले पचरा गाँव है तो पहले हो कि फलाना गाँव था, और मनोज तिवारी जो लाइन पचरा गई है, हाँ, कि निमिया की डार मैया झूलेली झुलवा हो की झूली झूली ना। मनोज को देखिए, थोड़ा गौर करिए अब तबले कहां चल दिए हैं। हाँ हाँ, ये गुंजा एक दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात रे। अब माने तो हम लोग कहीं से कहां उठा दिए तो चल जाता था। तो परमेश्वरी लाल गुप्ता जी का एक लेख, मेरी उत्सुकता हुई कि पराड़कर जी ने 15 अगस्त पे क्या लिखा। तो 15 अगस्त लिखते हुए पराड़कर जी प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनके एडिटोरियल में। 15 अगस्त आजादी का जश्न नहीं, आजादी का जश्न नहीं, प्रश्नवाची चिन्ह 15 अगस्त, पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया। तो उसी दिन
एक लेख परमेश्वरी लाल गुप्ता जी का आज अखबार में 14 अगस्त 1947 को छपा है, जिसमें व्यंग कॉलम है। वो अपनी पत्नी को वो पत्र लिख रहे हैं। प्रिय सरोज, देश कुछ पल में आजाद होने वाला है और देश में आजादी का पर्व मनाया जाना है। सारे और देश में चौतरफा ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तोप छूटेंगे, गोले छूटेंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम कितने दिनों की दास्ता के बाद आजाद होने जा रहे हैं। तो पूरे देश में खुशहाली थी। ये ऐसा संदेश दिया गया था, ऐसा संदेश दिया गया था कि देश में सर्वत्र खुशहाली है, आजादी का। लेकिन परालकर जी ने प्रश्नवाची चिन्ह दिया। तो उसी दिन उनका लेख है परमेश्वरी लाल गुप्ता जी का कि प्रिय सरोज, मैं यहां हूं, दिया जला रहा हूं, तुम भी खुशी के दिए जलाओ। और जलाते जलाते सब उन्होंने खुशियों पर करते हुए बाग के पहरा में जाते हैं तो लिखते हैं कि मैं अचानक से मेरी दृष्टि वो काशी विद्यापीठ में जो भारत माता मंदिर है वहां जा रही है। और वहां गई है तो मैंने देखा है कि आज मां की भुजाएं काटती। तो हम मां की कटी हुई भुजाओं का कैसे आरती उतारें। ये उनका अंतिम पैरे का अंतिम शब्द है कि मां की कटी हुई भुजाओं का हम कैसे आरती उतारें। सारा सब कुछ है साहब। 25 से 30 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग, अल्पसंख्यक शब्द गढ़ा गया था, कहीं डिक्शनरी में नहीं। भारत या किसी दुनिया में अल्पसंख्यक शब्द नहीं था। अल्पसंख्यक शब्द कहां आया है? आजादी के समय आया। आजादी के समय इसलिए आया, इस समझौता आदेश का बंटवारा हुआ और लियाकत अली खां और पंडित नेहरू के बीच में समझौता होता है कि हमारे भारत में जो मुस्लिम रहने वाले हैं हम उनको अल्पसंख्यक मान करके उनकी सुरक्षा सेवा संरक्षा करेंगे, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह जाएंगे उनकी हम सुरक्षा सेवा उनको अल्पसंख्यक मान के करेंगे। भारत में तो हमने मेहमान बनाया, लेकिन पाकिस्तान में रातों रात खून खराबा साहब शुरू हुआ। पेशावर से लेके कराची तक सारे हिंदू और सिख व्यवसायी थे, जो आज की तारीख में जिनको आप अंबानी अडानी क्या क्या कहते हैं, उस समय करोड़ों करोड़ों के व्यवसायी प्रतिष्ठान थे। रातों रात तबाह कर दिए गए। लोग भाग कर आए, पंजाब में से लेके पंजाब सीमा पर आए, पूर्वी बंगाल की सीमा पर आए 30 लाख लोग। देश आजाद 1947 में हो रहा है और 52 में हम अपने संविधान के 1950 में संविधान बन रहा है, लेकिन लोगों को पड़े उस सीमा पर मासूम बच्चों को पानी भी मैसर नहीं था। दूध छोड़ दीजिए, कितने लोग काल कवलित हो रहे थे। जब आप इतिहास इसी पत्रकारिता में, परालकर जी के पत्रकारिता में पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंख खुलेगी, आपके रोए खड़े हो जाएंगे कि जब जाते हैं, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल में थे नेहरू जी के और खड़े हो गए, जब कश्मीर की बात आई तो उन्होंने विरोध किया, और जब खड़े हो गए कि हम नहीं, कश्मीर को ऐसे नहीं जाने, कश्मीर पर अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और तब गुरुजी लेके इसी संस्थान से जुड़े थे पूज्य शिवराव गोलवलकर जी, तब श्यामा प्रसाद जी को लेके, अखबार में छपा है वो, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, तब लेके पूरे देश के लोगों से उन्होंने सहायता मांगी है और अन्नदाना उस बांग्लादेश की सीमा पर लोगों को पहुंचाया है। मामूली बात ना थी। हम इतिहास को झूठी कल्पनाओं में जीते हैं, झूठे ख्वाबों में जीते हैं, झूठी चीजें लोगों को बताते हैं, और वो परिस्थितियां किसी का ध्यान नहीं था। तो हमको उसका अध्ययन, मैं कह रहा हूं, आप जाइए, आप किसी भी उस समय के अखबार के पन्नों को पढ़ लीजिए, तो पत्रकारिता का धर्म क्या है आपको सब पता होगा। तो सारा वह गए हैं, तब जाकर के लोगों को मिला है। कश्मीर पर लिख रहे हैं परालकर जी की बहुत सारी, आप जानते हैं कि 3 रियासतें मिलने को तैयार नहीं हुई। जब देश का बंटवारा हुआ तो निजाम हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों मिलने को तैयार नहीं थी, लेकिन लोगों ने घुटने टेक दिए। लेकिन कश्मीर में राजा हरि सिंह चाहते थे हम इस अपने कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह बनाए।
और उसका खामियाजा हुआ कि कबीलों ने जब हमला किया तो भागकर तब भी गुरुजी गए उनके पास और सुरक्षित लेकर के उनको गए हैं पूना। तब पूना गए हैं, तब उनकी जान बचाई है और कबीलों ने घेर लिया है। तब परालकर जी की आती है कश्मीर पर एक लेख, अग्रलेख उनका, 2 भूल, कश्मीर पर 2 भूल, उसमें वो लिख रहे हैं। देखिए शब्दों का भी देखिए, सब चीजें निकालिए अवधेश जी, इसमें सारी चीजें दिखेंगी, शब्द भी हैं, अर्थ भी है, ज्ञान भी है। पत्रकारिता का शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी। तो कश्मीर पर लिख रहे हैं परालकर जी कि कामिनी कंचन के लोभ में राजा हरि सिंह ने राज्य गंवाया। कामिनी कंचन के, अब कई शब्द आता है, आज के पीढ़ी से पूछेंगे तो 100 बार कहेंगे डिक्शनरी खोलें। तो कह रहे हैं कि 2 भूल जब हम जानते हैं, मैं कह रहे हैं कि जब कश्मीर में कह रहा हूं कि अगर कश्मीर में कुछ निर्णय लेना है तो राजा हरि सिंह के ही किसी वंशज को उत्तराधिकार देना उचित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए भयंकर परिणामकारी होगा। दूसरी चीज कह रहे हैं कि हमारे संयुक्त, हमको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे मित्र देश कम है, संख्या उनकी कम है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर विषय को ले जाना, यही बात मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या कोई आलोचना नहीं की, एक शब्द में दिखा। देखिए शब्दों की मर्यादा क्या है, क्या लिख रहे हैं, यही बात मेरे समझ में। नेहरू के खिलाफ कोई बोल सकता था साहब? जब आप पढ़िए, तो मैं कह रहा हूं बहुत लंबा ने कि आप सब लोग सब पढ़िए, कोर्स पढ़िए, पत्रकारिता का भविष्य ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आपने मुकाम पाया तो एक बहुत अच्छा है, और उसमें बहुत सारा व्यापक, ये सीमित क्षेत्र नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये उस तरह से है कि बहुत व्यापक क्षेत्र है। हाँ, उस तरह का कलेजा रखना पड़ेगा, उस तरह से मन आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा, और दुनिया की परवाह किए बिना कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। और दिनकर जी ने क्या लिखा कि हम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव खड़। हम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी। सभी को प्रणाम, और जो हमारे मुझसे जो त्रुटियां हुई होंगी क्षमा के साथ सबको पुनः अभिवादन।